नमस्कार। कृषि दर्शन लाइव फोन इन कार्यक्रम में देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन इत्यादि के बारे में जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन आज हमने जिस विषय का चुनाव किया है वो हमारे द्वीप समूह के किसान भाइयों के लिए एक वरदान साबित होता है। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर रही हूँ सुअर पालन के बारे में। तो आज के इस कृषि दर्शन अंक में हम जिस विषय का चुनाव किया है वो है सुअर पालन द्वीप किसानों के लिए एक वरदान। तो इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आयकर कैरी के पशु विज्ञान प्रभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार डे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो है सुअर पालन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ इनसे जानेंगे। तो मैं बता दूं कि कृषि दर्शन हमारा एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। अगले आधे घंटे के लिए हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सुअर पालन से संबंधित यदि कोई संदेह हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अरुण कुमार, आप हमें ये बताइए कि सुअर पालन की जो वर्तमान स्थिति है हमारे द्वीप समूह में क्या है और क्या ये क्षेत्र एक लाभदायक क्षेत्र है? देखिए, सुअर पालन एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस है। अगर आप पूरा विश्व का आंकड़ा देखेंगे तो जितना मीट खाया जाता है सारा विश्व में, उसका लगभग 40 से 45%, तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट आधा जो है वो सुअर है। तो आप सोच सकते हैं जो इसको कितना लोग पसंद करते हैं सारा वर्ल्ड में, मैं वो कह रहा हूँ। अगर आप हमारा जो देश है इंडिया का अगर स्थिति देखेंगे तो ये लगभग इसका तो ज़्यादातर जो पालन किया जाता है या जो मीट खाया जाता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। बाकी जगह में उतना पसंद नहीं करते क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सोशल टैबू जुड़ा हुआ है। जैसे ये माना जाता है ये बहुत गंदा एनिमल है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है पहले से। आजकल अगर आप यूपी में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे या हरियाणा में जाएंगे, आप देखेंगे बहुत सारे लोग कमर्शियल स्केल में इसको पाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। जी। अगर आप देखेंगे जितना भी लाइफ स्टॉक है, वो बकरी हो या गाय हो या मुर्गी हो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट ये सुअर पालन में ही आता है। और हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स का अगर स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड है ये पोर्क का। यहाँ पे देखेंगे 400 से लेके 500 मतलब पर केजी में ये बिकता है और इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता है सुअर में, तो इसके लिए क्या अच्छा स्कोप है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं और भी आगे अच्छा कर सकते हैं। और जैसे आप कहा था इसका एडवांटेज क्या है, मतलब क्यों इतना लोग पाल रहे हैं या इतना प्रॉफिटेबल क्यों है, तो इसका कुछ कारण मैं बताऊंगा। सबसे जो पहले कारण वो है, इसके लिए ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो जो शुरू करना चाहते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है शुरू करने से, खर्च नहीं है। एक नंबर। 2 नंबर के बहुत सारे बच्चा देता है एक साल। एक सुअर एक बार में 8 से लेके 12 तक, मतलब एवरेज है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा 18 तक जाता है, उतना बच्चा देता है। और ये जो बच्चा है 7 से 8 महीना में आपको मार्केट एज में आ जाता है। 60 से लेकर 65 किलो तक हो जाता है। बिक्री का जो मार्केट एज बोलते हैं, मार्केटिंग के लिए आप रेडी हो जाता है। ठीक है। और इसका जो और एक चीज़ है फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं, मतलब कितना दाना खिलाने से कितना वेट बढ़ता है या मीट प्रोडक्शन होता है, उसको साइंटिफिक मतलब टर्मिनोलॉजी में बोलता है फीड कन्वर्सन एफिशिएंसी। ये भी ब्रॉयलर के बाद ये सुअर का भी सबसे ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट 2.5 किलो तक 2.5 होता है, मतलब 2.5 किलो दाना खिलाने से आपको 1 किलो मीट मिलेगा, जो बाकी जानवर का हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ये है। और क्या इसमें ज़्यादातर बीमारी नहीं होते है हमारा अंडमान निकोबार में सुअर में। और क्या इसमें और एक चीज़ है, इसको बोलते हैं जो वेस्ट टू वेल्थ जो कॉन्सेप्ट आजकल आ रहे हैं ना, उसमें भी सुअर एक बहुत अच्छा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा किचन वेस्ट हो गया, बाकी जो मुर्गी का दुकान का उजरी वगैरह हो गया, वो सबको अगर ठीक साइंटिफिक तरीके से आप खिलाएंगे तो उससे भी आप बहुत सारे अपशिष्टों को वो कन्वर्ट करता है मीट में, जिसको वेस्ट टू वेल्थ जो कॉन्सेप्ट आजकल आ रहा है। तो ये सब चीज़ और इसका जो ड्रेसिंग परसेंटेज बोलते हैं, मतलब एक जानवर को काटने के बाद कितना मीट मिलेगा। अगर 100 किलो जानवर है, काटने के बाद तो पूरा नहीं मिलेगा ना, उजरी वगैरह, फिर उसके बाद जो उसका मुंडी वो सब फेंकना पड़ता है, उसका भी सबसे परसेंटेज ज़्यादा है सुअर का, ऑलमोस्ट 70% होता है। तो मतलब 100 किलो अगर सुअर है उसको 70 किलो मीट मिलेगा, जो बाकी जानवर के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब अगर मिलाएंगे तो देखा गया तो बहुत अच्छा एक लाभदायक एक बिजनेस है ये करने से।
हमारे द्वीप समूह में जो है इसकी कौन सी नस्लें उपलब्ध है और सबसे बेहतर कौन सी और इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, सुअर का नस्ल अगर सारा वर्ल्ड में देखेंगे बहुत सारे है। सबसे ज़्यादा है चाइना में, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा चाइना में है। हमारा इंडिया 5th में आता है। और हमारा अंडमान निकोबार का अगर देखेंगे तो यहाँ का जो इंडिजिनस मतलब देसी जो कहते हैं, जो यहाँ का ही नस्ल है या प्रजाति है, वो 3 है। एक हो गया अंडमानी पिग जो अंडमान में जनरली पाया जाता है, एक है निकोबारी पिग जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में मिलता है, और एक है अंडमान वाइल्ड पिग। तो ये एक्चुअली के जंगली सुअर जिसको कहते हैं, वो लाइफ स्टॉक मतलब प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। तो इसमें हम लोग पाल नहीं सकते या उसको छू नहीं सकते। तो पालने के लिए 2 ही है, एक अंडमानी पिग है और निकोबारी पिग है। अंडमानी पिग जो अंडमान में आपको देखेंगे काला सुअर मिलता है, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अंडमानी इसका जो बॉडी वेट आपका 7-8 महीने में 60 किलो तक आ जाता है, और एडल्ट बॉडी वेट 150 किलो के आसपास आ जाता है, और इसमें ज़्यादा बीमारी भी नहीं होता है। और ये यहाँ का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वेदर है, इसके साथ बहुत अच्छे से मिल गया है, मतलब बहुत एडेप्टेबल है। तो अंडमान के लिए हम लोग जनरली अंडमानी पिग को रिकमेंड करता हूँ। और निकोबारी पिग है जो निकोबार में जनरली पाया जाता है, और वो एक्चुअली सेमी वाइल्ड टाइप का है, ऐसे ही घूमता रहता है, और मेनली नारियल वगैरह खाता है, और जो रूट क्रॉस मिलता है वो घूम फिर कर जंगल में घूमता है, उससे खाता है, और शाम को आता है वहाँ पे ना जो फार्म वहाँ का जो निकोबारी ट्राइब्स लोग हैं, तो वो लोग नारियल वगैरह देता है। तो निकोबार के लिए वो अच्छा है। इसके अलावा भी जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो डेवलपमेंट मतलब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो बाहर से भी कुछ ब्रीड लाए हैं, जैसे लार्ज वाइट यॉर्कशायर जो सफ़ेद कलर का मिलता है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, और ड्यूरॉक एक होता है, एक ब्राउन कलर का वो है, और एक घुंघरू बोल के भी एक ब्रीड है जो हमारे यहाँ मतलब अंडमान का नहीं है लेकिन हमारा इंडिया का ही है। तो ये ब्रीड भी मिल जाता है। तो इसको ये क्या होता है, अंडमानी पिग से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन क्या इसके लिए आपको दाना भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इसका थोड़ा बीमारी भी देखा है ज़्यादा होता है। तो अंडमान के लिए अगर बोलेंगे सबसे बेहतर तो अंडमानी पिग हम लोग रिकमेंड करता हूँ, जो क्योंकि जो जहाँ का नस्ल है या तो उसके लिए क्या वही सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इसके लिए हम लोग उसको ही जो फार्मर्स लोग पालना चाहता है तो हम लोग रिकमेंड करते हैं, और उसको बॉडी वेट या ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छा है, मतलब बराबर है, लार्ज वाइट यॉर्कशायर का बराबर है, थोड़ा कम है लेकिन अच्छा है ऐसे। तो सर इन जानवरों को रहने के लिए आवास कैसा होना चाहिए और हमें कैसा बनाना चाहिए? देखिए, कोई अगर फार्मर्स पालना चाहता है तो उसको पहले क्या है, थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। कोई भी चीज़ हो, ये सिर्फ सुअर पालन के ही नहीं है, क्योंकि बिना जानकारी का अगर कोई चीज़ शुरू करेंगे तो पूरा जानकारी नहीं होने से दिक्कत आ सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम लोग जो भी शुरू करना चाहता है, मैं फार्मर को हम लोग रिकमेंड करते हैं आप अच्छे से जानकारी लीजिए, और वो भी जानकारी मतलब ओनली जो क्लासरूम टीचिंग टाइप का नहीं है, मतलब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप कोई जगह में जहाँ पे देता है वहाँ पे जाके आप कुछ दिन ट्रेनिंग लीजिए। जैसे बोलते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, तो आप जब खुद आंखों से देखोगे तो आपको जो जानकारी है वो पूरा होगा, नहीं तो पूरा पता नहीं चलेगा। तो जानकारी लेने के बाद आप जब शुरू करना चाहेंगे उसके लिए आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो सुअर पालन के लिए जो जगह होगा वो थोड़ा सा आइसोलेटेड होने से अच्छा है, क्योंकि सब मतलब लोकल पूरा क्राउडेड प्लेस में होगा या उसमें होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा आइसोलेटेड हो, और ऐसा जगह में होना चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, क्योंकि देखा गया जो ज़्यादातर बीमारी वो जो गंदगी से आता है ना, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए। और जो घर जो बनाएंगे वो घर काफ़ी मतलब ज़्यादा वो कॉस्टली वाला घर बनाने का ज़रूरत नहीं, लेकिन उसका जो फ्लोर है वो सीमेंटेड होना चाहिए, वह कंक्रीट का होना चाहिए। क्योंकि क्या जैसे आप पहले भी बोल रहा था, जो सभी लोग मानते हैं सुअर बहुत गंदा एनिमल है, लेकिन देखा गया सबसे जो साफ़ सुथरा एनिमल लेकिन सुअर ही है। लेकिन क्या हम लोग कचरा में रखते हैं, तो उसका भी तो ऑप्शन नहीं है। और सुअर में क्या है, उसमें स्वेट ग्लैंड नहीं है। जैसे हम लोग की अगर गर्मी होता है तो जो स्वेटिंग होता है ना, सुअर का स्वेटिंग ग्लैंड नहीं है, तो इसलिए क्या उसका गर्मी होने से वो फिर कचरा में जाता है, या यहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह है उसमें जाता है। तो इसमें इसलिए क्या आपको अच्छा से थोड़ा नीचे कंक्रीट कीजिए और ऊपर में थोड़ा छत डालिए, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए। और जहाँ पे भी घर बनाएंगे उसका पूरा क्लोज मत कीजिए, थोड़ा हवा खुला रखिए, जैसे हवा चले, और उसमें धूप आना चाहिए, क्योंकि धूप अगर आएगा तो उसमें क्या आधा जो जीवाणु है या बैक्टीरिया जो भी है वो मर जाता है। तो अगर धूप आए या हवा खुला है तो उसमें क्या बीमारी होने का चांस बहुत कम हो जाता है। उन तक हवा और धूप पहुंचना चाहिए।
और ऐसा जगह में क्यों जहाँ पे आपको मार्केटिंग के लिए थोड़ा रोड वगैरह रहे, ऐसा तो नहीं, मतलब आपको तो बेचना है ना 6-7-8 महीने के बाद उसको फिर मार्केट में लेके जाना है डायरेक्ट, मतलब पूरा बेच सकते नहीं तो काट के बेचना है, तो उसके लिए जो मार्केटिंग चैनल्स है वो ठीक ठाक रखना है। और उसका जो खान पीन का साधन आपके पास है कि थोड़ा देखना है, अगर जगह है आसपास तो कुछ लगा सकते हैं, जैसे गुनिया वगैरह है तो उसको क्या आप एज ए फीड यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी अगर अच्छा है तो वो भी है। और थोड़ा साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि वो साफ़ सुथरा रखेंगे तो उसमें 95% आपका बीमारी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आप हफ्ता में 1 दिन एटलीस्ट या 15 दिन में एक बार जो आसपास का जहाँ पे थोड़ा गंदगी है या जो भी है उसको थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए या चूना डाल दीजिए, डाल के अच्छा से साफ़ कर दीजिए, तो वो साफ़ सुथरा रखेंगे तो उसका बीमारी नहीं आएगा। और उसका जो पानी आप देंगे वो थोड़ा सा अच्छा पानी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग कहते हैं कि नाला का पानी है वो डाल देते हैं, और सबसे जो रोग जो भी है, बीमारी हो या जो भी है, वो पानी से ही मेनली आता है। पानी अगर साफ़ नहीं है तो फिर मुश्किल है, तो साफ़ पानी देना चाहिए। जी जी। दर्शकों, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी आप कृषि दर्शन लाइव फोन इन कार्यक्रम देख रहे हैं, और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं विषय है सुअर पालन। तो इसके विशेषज्ञ जो पशु विज्ञान प्रभाग के डॉक्टर अरुण कुमार डे हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को जारी रखते हैं। सर, अगला सवाल ये है कि अगर कोई किसान भाई बहन इस व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो आवश्यक बुनियादी जो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? वही मैं थोड़ा सा उसके पहले ही बोल दिया था। सबसे पहले तो जानकारी लेना चाहिए, कोई अच्छा जगह से आप जानकारी लीजिए, कैरी हो सकता है या कोई एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है या कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है। आजकल हमारा एनिमल हस्बेंड्री से मेनलैंड में भी भेजता है, अभी कुछ दिन पहले ही भेजा था, जो एनआरसी पीक बोलता है, आसाम में है, जो पीक का मतलब इंडिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एनआरसी पीक, तो वहाँ पे भी भेजता है जो इंटरेस्टेड फार्मर है, तो वहाँ पे जाके भी जानकारी ले सकता है। और उसका बहुत बढ़िया फार्म है वहाँ पे, तो जो आइडियल फार्म जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो कैसे उसका मतलब हर दिन का जो ऑपरेशन होता है ना, कैसे खाना देता है, खाना पीना देता है, घर कैसे होना चाहिए, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, फिर मैनेजमेंट क्या है, अलग अलग चीज़ का, जैसे प्रेग्नेंट कैसे मैनेज किया जाता है, छोटा बच्चे को कैसे किया जाता है, हर चीज़ का वहाँ पे अच्छा से ट्रेनिंग देता है। तो आप एनिमल हस्बेंड्री का थ्रू जा सकता है, या अगर अपना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो अपना जाके भी देख सकता है। और बाकी हमारा यहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूट है कैरी है या एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ भी रेगुलर ट्रेनिंग चलते रहता है, आप वहाँ पे जाके भी ट्रेनिंग ले सकता है। तो पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद क्या, जैसे बोला था जगह बना होना चाहिए, तो घर बनाइए अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा जो देखिए, आप पहले से बहुत ज़्यादा एक साथ पालेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं ना, तो छोटा से शुरू कीजिए, लेकिन आपका जो एम है वो लॉन्ग टर्म जो विजन है वो पूरा रखिए। तो पहले अगर 100 से शुरू करेंगे तो फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम है, इसलिए छोटा से शुरू कीजिए। आप 4 फीमेल 1 मेल से शुरू कीजिए या 3 फीमेल 1 मेल से शुरू कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाइए क्या। लेकिन आपका जो एम है वो कमर्शियल होना चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत लोग देखा हूँ जो शुरू करता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उस काट के ख़त्म कर देता है, फिर बच्चा लेके आता है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ऐसा आप रखिए, जो बच्चा तो पहले कोई जगह से आप लेके आना है या मेल फीमेल लाना है, लेकिन उसके बाद आपको ही खुद अपना जो बच्चा है वो वैसे ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर 10 बच्चा है तो उसमें कुछ बेचिए, कुछ रखिए, सबको अगर बेच दिया तो फिर ख़त्म हो गया, फिर आपको लाना है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कमर्शियल जो व्यू है ना वो रखना चाहिए। और उसके साथ मार्केटिंग का चैनल वो भी देख लीजिए, कहाँ पे आप बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो उसके साथ आपके जो बीमारी होने से आपका थोड़ा लिंक भी रखना है, जो लोकल वेटरिनियन है वहाँ का, या जो भी हमारा कैरी है एनिमल हस्बेंड्री के साथ, उसके साथ भी अच्छा से लिंक रखिए। कुछ भी बीमारी हो आप फ़ोन करके पूछ सकता है, या आप लेके जा सकता है, वो दे सकता है। और जैसे बोला खान पीन का भी थोड़ा बंदोबस्त रखना है। तो ये सब छोटा मोटा जो चीज़ है आप रख के आप शुरू कीजिए। डॉक्टर अरुण, जैसे कि आपने खान पान के बारे में जब बात कर ही रही हैं, तो ये बता दीजिए कि सुअर पालन में हमें जो है इन जानवरों को किस तरह का आहार देना चाहिए? देखिए, कोई भी जानवर पालन हो तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो खान पीन, क्योंकि और ये देखा गया जितना भी अगर खर्चा होता है कोई भी जानवर का, उसके 70% से 80% जो खर्चा वो इसके लिए होता है, खान पीन के लिए होता है, मतलब दाना या उसका खाना के लिए होता है। तो इसलिए वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर खाना पीना ठीक से नहीं हो रहा है तो उसका जो हम लोग बोल रहे थे इतना हो जाएगा बॉडी वेट इतना, वो नहीं आ पाया होगा, उसका आधा भी नहीं होगा, कि वही सबसे ज़रूरी है। और सुअर को हम लोग जो रिकमेंड करते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, जो
दाना मिलता है जो कमर्शियल हो या जो बना हुआ मतलब कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं हम लोग उसको, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो वो क्या अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग होता है। जैसे जो सबसे जो बच्चा हो गया उसके बाद बच्चा होने के बाद 1 महीना तक तो दूध पीता है, लेकिन 15 दिन के बाद क्या उसमें थोड़ा दाना देना शुरू करना चाहिए। उसको हम लोग क्रीप फीडिंग बोलता है। तो उसमें क्या प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, 22% होता है। तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा खाना सीखेगा, ठीक है। उसके बाद 1 महीने के बाद उसको अलग कर दीजिए मम्मी से, उसको वीनिंग बोलते हैं। अलग कर देने के बाद जो ग्रोइंग स्टेज में आएगा उस टाइम भी प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है उसको, 18 से लेकर 22%। और उसके बाद जब फिनिशर है तो ग्रोथ से तो ख़त्म हो गया उस टाइम क्या तो आप प्रोटीन परसेंटेज थोड़ा कम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है जो कॉन्सेंट्रेट फीड है उसमें हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। उसमें प्रोटीन भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, फैट भी रहेगा, उसके बाद खनिज लवण जो उसको होता है मिनरल होता है, फिर आपको सॉल्ट भी रहेगा, फिर विटामिन भी रहेगा। तो सब कुछ मिला के एक कॉन्सेंट्रेट फीड बनता है। उसका अलग अलग चीज़ का अलग अलग फॉर्मुलेशन है, तो आप कैडी से या कोई जगह से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब चीज़ जो कॉन्सेंट्रेट बनता है इसका मेन चीज़ है मक्का, सोयाबीन और राइस ब्रांड और बाकी सॉल्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे मक्का या सोयाबीन ये सब तो उगता नहीं है, तो इसको मेनलैंड से लाना पड़ता है। तो इसमें क्या कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो छोटा फार्मर है उसके लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। बड़ा फार्मर के लिए ठीक है, लेकिन छोटा फार्मर जो शुरू करना चाहता है या ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं, तो वो लोग क्या कर सकता है उसके साथ साथ जो ऐसे मैं बोला था किचन वेस्ट हो गया या जो होटल है ना, होटल का जो वेस्ट है वो भी इकट्ठा कर सकता है। या जो मुर्गी का जो दुकान है जहाँ पे वो ब्रॉयलर वगैरह काटता है उसका जो उजली वगैरह है वो मतलब वो ले सकते हैं, इंटेस्टाइन वगैरह वो ले सकते हैं। या जो अंडा का जो हैचिंग होता है जहाँ पे हैचर है ना, उसमें जो ख़राब हो जाता है मतलब जो डिस्कार्ड हो जाता है वो सब लेके आके अच्छा से उसको, या गुनिया हो गया या जो मार्केट में सब्जी जो थोड़ा लास्ट में जो बच जाता है जो वेस्टेज है वो सब लेके एक साथ अच्छे से पका के दे सकता है। उसमें थोड़ा सा हल्दी या नमक डाल देने से, क्योंकि हल्दी में क्या है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। और इसको डायरेक्ट मत खिलाइए, क्योंकि क्या इसमें डायरेक्ट खिलाने से क्या बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने का चांस ज़्यादा है। अगर थोड़ा सा उबाल के खिलाएंगे तो जो भी कुछ बैक्टीरिया कुछ है तो वो मर जाता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है जब बच्चा है उसमें प्रोटीन वगैरह थोड़ा ज़्यादा दीजिए। जैसे अंडा हो गया या किचन का वेस्ट है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो थोड़ा ज़्यादा देना जरूरी है। जैसे हम लोग का भी बच्चा होता है ना, हम लोग बोलते हैं छोटा एज में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खिलाना है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है ना, तो ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, वो देना है। और एक चीज़ हम लोग देखा हूँ यहाँ का अंडमान का जो सॉइल है या फिर जो फीड फॉडर जो भी है उसमें क्या खनिज लवण का थोड़ा कमी है देखा गया। तो इसलिए मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है। मिनरल मिक्सचर आपको कोई जगह में मिल जाता है, तो उसमें हर चीज़ जितना भी मिनरल जानवर के लिए चाहिए, सूअर के लिए, वो सभी जानवर के लिए मिल जाता है। वो तो उसमें आप 8 दिन में 25 ग्राम तक दे सकते हैं एक बड़ा एनिमल के लिए, या 1 चम्मच दे देने से क्या उसका जो कमी है वो भी ठीक हो जाएगा। बीच में थोड़ा विटामिन भी देने से अच्छा है। तो दर्शकों, जो भी किसान भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपने इन जानवरों को रहने के लिए आवास के बारे में बताया, बुनियादी किन किन ज़रूरतों की आवश्यकता होती है इस पर आपने बात की, आहार के बारे में बताया। अब आप हमें ये बताइए कि इन जानवरों को क्या बीमारियां हो सकती हैं और इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर बात करेंगे तो हम लोग बहुत खुशनसीब हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बीमारी है सिर्फ सुअर का नहीं है, बाकी एनिमल का भी ज़्यादातर जो खतरनाक बीमारी यहाँ पे बहुत कम है, होता नहीं है। सुअर का भी बारे में आप कुछ दिन पहले सुना होगा, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये कुछ दिन पहले आया था, अभी भी चल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो बिगाड़ी सेक्टर है उसमें आधा खत्म कर दिया था। ये बहुत ही भयंकर बीमारी है और इसका कोई वैक्सीन वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार अगर आ गया तो पूरा फ्लॉक खत्म, और सिर्फ फ्लॉक नहीं पूरा एरिया आपका खत्म हो जाएगा। पूरा वो सरकार का वो है, उसमें पूरा मार के आपको गाड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारा इधर क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर नहीं है, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2-4 बीमारी है, जैसे क्लासिकल स्वाइन फीवर और एक वायरस का मतलब वायरल बीमारी है, वो उसका हुआ है, पहले हुआ था, उसका वैक्सीन है लेकिन अभी नहीं है, कुछ दिन पहले वो भी हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, मेनली जो बीमारी होता है वो कीड़ा का बीमारी है। ठीक है, कीड़ा, क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कीड़ा के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कीड़ा का ग्रोथ के लिए, उसका ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो और यहाँ पे अगर कोई भी सुअर बाहर जाता है तो खाता है, मतलब घास या
मिट्टी तो उसमें कीड़ा का अंडा रहता है, तो उसमें कीड़ा हो जाता है। तो इसलिए कि आपको हर 6 महीना में कीड़ा का दवाई देना जरूरी है। कीड़ा का दवाई अगर नहीं देंगे तो उतना उसका जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ अच्छा ध्यान रखना है, हर बार वो एक ही कीड़ा का दवाई नहीं देना है, ठीक है। बीच बीच में चेंज करना है कि एक ही दवाई देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर वो काम करना बंद कर देगा। ये होता है। इसका अलावा और एक छोटा बच्चा में जो बीमारी होता है उसका बोलता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। एनीमिया जैसे बोलता है रक्ताल्पता, वो आयरन जो खनिज लवण उसका कम होने के नाते ये होता है। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है उसमें 50 मिलीग्राम तक आयरन रहता है उसका शरीर में, ठीक है। और एक दिन में 10 मिलीग्राम तक आयरन ज़रूरत पड़ता है उसको, जो हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्शन के लिए या खून बनाने के लिए वो लगता है। तो आपका और जो मम्मी का जो दूध है उसमें आयरन ज़्यादातर नहीं होता है, 1 to 2 मिलीग्राम होता है, बहुत कम होता है। तो जो आयरन स्टोर है वो 7-10 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आयरन ख़त्म हो जाने से जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होता है, खून ठीक से बनता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है धीरे धीरे मोर्टेलिटी हो जाती है। इसमें देखा गया 30 to 40% मोर्टेलिटी होता है। तो इसलिए क्या आपको बाहर से आयरन देना पड़ेगा, कि आयरन का टैबलेट मिल जाता है, फेरिटस बुलस है या वो और भी बुलस मतलब आपका टैबलेट मिलता है, इंजेक्शन में मिलता है। तो अगर वो आप देंगे तो उसमें क्या होता है, मोर्टेलिटी बहुत कम होगा। मोर्टेलिटी अगर कम होगा तो आपको फ़ायदा है। तो अगर 10 बच्चा है तो 10 ही आपको जिंदा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप वो नहीं करेंगे तो उसमें 3-4 मर गया तो वो प्रॉब्लम है। और एक बीमारी होता है स्केबीज बोलता है, खुजली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखा है बहुत जगह में, निकोबार भी है, यहाँ पे भी होता है। वो एक पैरासाइट के वजह से होता है। उसमें क्या खुजली होगा, आपका जो बाल है पूरा उकड़ा जैसे हो जाएगा, पूरा खुजली होगा। और ये क्या यहाँ से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए क्या एक इंजेक्शन मिलता है आइवरमेक्टिन बोल के, या आपका जो लोकल वेटरिनरियन है आप दिखा सकते हैं उसको, या जो डॉक्टर है उसके पास जाके आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसका अलावा देखा हूँ हम लोग जो यहाँ पे मक्खी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पेशली अभी नहीं, थोड़ा गर्मी का टाइम है जब बारिश ज़्यादा नहीं होता है उस टाइम मक्खी बहुत होता है। और सुअर क्या करते हैं, कभी कभी लड़ाई वगैरह कर लेते हैं अपना में, या इधर उधर जाने से थोड़ा कोई जगह में चोट लग जाता है तो क्या होता है, मक्खी वहाँ पे आके अंडा भरते हैं, तो ये लार्वा होता है, तो उसमें कीड़ा हो जाता है। ये देखा गया बच्चे देने के बाद भी होता है, जो मम्मी है उसका जो वेजाइन है वो जगह में होता है। तो ये एक बार हो गया तो फिर वो क्या इसका ये जो मक्खी होता है वो एडल्ट स्टेज में मक्खी ये खाता है, जो फल का रस ये सब चीज़ खाता है। लेकिन जो उसका लार्वा है वो मांसाहारी है, मांस खाता है। तो आपका उसमें जो हो गया जहाँ पे वो ऊन हो गया ना, तो उसमें और मक्खी कीड़ा आ जाएगा, वो मांस खाता रहेगा। उसमें क्या इरिटेशन भी हो जाएगा, धीरे धीरे फूल जाएगा, और आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मर भी सकता है। तो ये देखा है बहुत, ये प्रॉब्लम हमारा फील्ड मतलब फार्म में भी पहले होता था, आजकल ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फील्ड में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए वही है, मक्खी अब ना आए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा साफ सुथरा रखना है। और रिसेंटली हम लोग कैरी से भी एक दवाई निकाला है मक्खी को भगाने के लिए, ठीक है। एक अभी जस्ट 23 तारीख को हमारा फाउंडेशन डे में उसका कमर्शलाइजेशन होने वाला है। जो डॉक्टर हर्षांक और डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जो उसका टीम है उसने, हम भी है उसमें, तो वो लोग मिलकर हम लोग एक बनाया। तो एक स्प्रे टाइप का है, तो वो स्प्रे कर देने से आपको मक्खी नहीं आएगा, ठीक है। एक बार स्प्रे कर दिया तो 24 आवर्स तक हम लोग देखा हूँ मक्खी नहीं आता है, वो देख सकते हैं। इसका अलावा भी आपको दूसरा मेडिसिन मिलता है, जैसे अमेजोन में मिलता है मॉस्क्विटोज बोल के, ठीक है। उसमें बैसिलस थूजेंसिस है, एक बैक्टीरिया टाइप बैक्टीरिया है। तो जहाँ पे भी मक्खी होता है ना, नाला वगैरह है, वो सब जगह में डालने से क्या होता है, मक्खी का जो लार्वा है उसको खा के ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो वही है, ये चीज़ देखा हूँ जो मक्खी का वजह से जो बीमारी मतलब बीमारी ये होता है। और मेनली पैरासिटिक डिजीज होता है, और बाकी तो जो भयंकर बीमारी उतना है नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि आपने बताया कि ज़्यादातर इन जानवरों में बीमारियां नहीं होती हैं, जो एक दो आपने बताया जैसे कि पैर में मतलब कीड़े लग जाते हैं या फिर खुजली की जो समस्या है, तो क्या ये जो बीमारियां हैं ये इंसान में फैलती है? हाँ, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होता है। अगर आप देखेंगे हमारा जो ह्यूमन में जितना भी बीमारी होता है ना, उसका 65 से 70% मतलब 2/3 बोलता है वो होता है जानवर से आता है। आप देखेंगे कोविड भी अगर अभी देखेंगे रिसेंटली जो पूरा पैंडेमिक हुआ था, उसका भी ओरिजिन कोई ना कोई एनिमल ही है। मतलब वो अभी तक कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन सोचा जा रहा है वो एनिमल ही है। तो इसलिए बहुत ही ये ज़रूरी है, जो इसको हम लोग जूनोटिक डिजीज़ बोलता है। तो पिग से ही बहुत सारा बीमारी हमारे ह्यूमन में भी आता है, बहुत सारा आता है। तो इसमें एक जैसे स्केबिस तो बोला है वो आता है, और एक टेप वर्म होता है, इसका नाम है टीनिया सोलियम, ठीक है। पितक में बहुत लंबा ये होता है, वो मेनली होता है जो
अंडर कुक पोर्क खाता है, मतलब जिसको अच्छा से नहीं पका के ऐसे खा लेता है या रॉ खाता है, उसका होता है। और वो मेनली पिग में कहाँ से आता है, वो आता है जो पहले जैसे इंसान लोग इधर उधर टॉयलेट करता था ना, तो उससे खा के फिर वो सूअर खाता है, फिर उसमें सूअर में जाता है। लेकिन आजकल क्या है, स्वच्छ भारत जो अभियान होने के बाद ये बहुत कम हो गया, मतलब यहाँ का नहीं बोलना, पूरा वर्ल्ड में कम या पूरा इंडिया में ही कम हो गया, क्योंकि आजकल सबके पास टॉयलेट होता है, तो बाहर में ज़्यादातर लोग जाता नहीं है। तो इसलिए ये बीमारी आजकल इंडिया में भी बहुत कम है, और हमारा अंडमान में तो है नहीं। तो ये हो गया, स्केबीज है। उसके बाद जापानीज भी इंसेफेलाइटिस बोल के भी एक बीमारी है, जो पिग से हमारा ह्यूमन में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्क्रीन किया, यहाँ पे वो बीमारी है नहीं। और भी कुछ बीमारी है जो होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा खतरनाक जो बीमारी है जो पिग से ह्यूमन में जाता है वो नहीं होता है। जैसे आपको इन्फ्लुएंजा हो गया, वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे उतना अभी तक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं है मतलब कभी नहीं होगा ऐसा तो नहीं, कभी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। तो डॉक्टर अरुण, आपने जो है सूअर पालन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ तो दी है। अगर कोई व्यक्ति इसे शुरू करना चाहता है तो किन किन बातों का जो है ध्यान रखना होता है? अच्छा, इसको तो बोला जैसे जानकारी वो सब चीज़ रखना है। और एक चीज़ जैसे मैं बोल रहा था, पुराना जो क्वेश्चन था उसका, जो जीनोटिक डिजीज़ के बारे में, तो इसके लिए क्या, इसको रोकने के लिए आपका बायोसिक्योरिटी मेजर्स, कुछ मेजर्स आपको लेना चाहिए। जैसे सूअर फार्म जैसे बोला, थोड़ा आइसोलेट जगह में रखिए, जहाँ से बीमारी अगर होगा भी तो ट्रांसफ़र होने का चांस कम है। और एक चीज़ बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, जब भी आप नया सूअर पाल रहे, नया कुछ सूअर ला रहा है, अगर कोई जगह से खरीद के ला रहे हैं या जो भी है, तो उसको डायरेक्टली जो सूअर है उसके साथ ना मिलाइए, ठीक है। उसको थोड़ा सा अलग रखिए एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि उसको हम लोग क्वारंटाइन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अगर कुछ बीमारी होगा तो 2 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्योंकि एक साथ आप वो मिला दिया तो उसमें क्या, वहाँ से पूरा उसमें फैल जाएगा पूरा, ठीक है। और आप चीज़ एक ध्यान रखना है, जो बाहर से कोई आएगा, विजिटर जैसे होता है ना, कोई आ गया उसको दिखाने के लिए आप चला गया, तो उसको नहीं करना है, स्पेशली जो मेनलैंड से आ रहा है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा बीमारी भी आपको आ सकता है। आप लेके गया, वो बीमारी नहीं था लेकिन आ जाएगा ना, तो इसलिए क्या, उसको अच्छे मतलब नहीं करना, अलाउ करना नहीं है ज़्यादातर। और अलाउ करने से भी क्या, यहाँ पे जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे एक बाल्टी में, जिसको फूड बाथ बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे आप बाल्टी रखिए, उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट रखिए, पोटेशियम परमंगनेट रखिए, या कोई एक गानी बैग के ऊपर डाल के रखिए। जब भी जाएगा सूप अगर अच्छे से उसमें सोक करके, वहाँ पे अगर कुछ बीमारी भी होगा तो उसमें मर जाएगा, ठीक है। और जो काम करता है वहाँ पे पिग फार्म में ना, उसका भी सावधानी रखना है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी उससे थ्रू ही बाकी जगह में जाते हैं ना। तो जब आप काम करने जाएंगे, अच्छा से हाथ साफ कर लीजिए, और काम होने के बाद भी अच्छा से सब साफ करके, साफ सुथरा होकर फिर दूसरा काम कीजिए। और हो सके तो पिग फार्म के लिए अलग से एक ड्रेस आप रखिए, बाहर से जब आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंजिंग रूम रखिए, या कोई अगर चेंज करके फिर काम कीजिए। फिर आप जब जाएंगे उसको खुल के वहाँ पे, फिर जो दूसरा साइड में जाइए। और जाने का पहले काम करने से जब शुरू या जब ख़त्म हो रहा है, अच्छा से हाथ साफ कर लीजिए। तो इसमें क्या, बीमारी होने से भी और ट्रांसफ़र होने का चांस बहुत कम रहेगा। इसको हम लोग बायोसिक्योरिटी मेजर्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल। और एक चीज़ जो है, जो आप ब्रीडिंग जो कर रहे हैं जो सूअर का, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो मेल है ना उसको बीच में चेंज करना है। अगर एक ही मेल को आप ब्रीडिंग के लिए बार बार यूज़ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसमें इनब्रीडिंग को ये बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट कीजिए सर, समय की जो है समय हो चला है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे। सूअर पालन से संबंधित इतने सारे जानकारी देने के लिए पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कृषि दर्शन अंक से आपको बहुत सारी जानकारियाँ हासिल हुई होंगी। कृषि दर्शन के अगले अंक में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ हम हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।